हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, तो अपन जो लेक्चर 2 है अपना रिलेशंस का जो कंप्लीट हो चुका है उसको अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर अपना 3 लेते हैं, ठीक है ना। तो लेक्चर की शुरुआत अपन जो है क्वेश्चन से करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ए। कोई रिलेशन आर है जो सेट ए पर डिफाइंड है, ठीक है ना। तो जब भी ऐसे बोले ना कि रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ए, तो समझ लीजिएगा वो किसकी बात कर रहा है, सेट ए टू ए की बात कर रहा है, ठीक है। बाई डेफिनेशन क्या है यहाँ पर रिलेशन आर की, ए को एसोसिएट कर रहा है बी से, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये बाई कंडीशनल का साइन है, मतलब अगर ये है तो ये होगा, ये है तो ये होगा रिलेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो इस तरीके से डिफाइन किया गया है। ये होता है मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेस देन और इक्वल्स टू 5। और यहाँ पे ए और बी जो दोनों एलिमेंट्स हैं वो किसके होंगे, सेट ए के। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आपके सामने ये मॉड्यूलस आया है, शायद हो सकता है आप लोगों ने नहीं पढ़ा हो, पर मैं आपको थोड़ा साइड दे देता हूँ इसका। मॉड्यूलस का जैसे यहाँ पे ये जो सिंबल होता है ना, ये सिंबल होता है मॉड्यूलस, और इसको अपन बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है कि मॉड्यूलस के अंदर अगर आप नेगेटिव क्वांटिटी भी डालोगे ना, जैसे फॉर एग्जांपल मॉड्यूलस। अच्छा, दूसरी बात यह है कि शॉर्ट में अपन पढ़ेंगे इसको मॉड, क्या पढ़ेंगे शॉर्ट में, मॉड, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन शॉर्ट मतलब ये देखिएगा, शॉर्ट में अपन इसको मॉड पढ़ेंगे, ठीक है। मॉड ऑफ -3 आता है तो ये देगा आपके लिए 3, और मॉड के अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी डालेंगे तो प्लस देगा, ठीक है। मॉड्यूलस का काम क्या होता है कि नेगेटिव क्वांटिटी को पॉजिटिव कर देना, बस इतना काम होता है मॉड्यूलस का, ठीक है। तो देखिए चला स्टार्ट करते हैं अब। तो आर की जो डेफिनेशन है, ए जोड़ रहा है यहाँ पे बी से, अगर ए जोड़ेगा बी से तो क्या होगा, मॉड ऑफ, क्या कैसे रीड करेंगे, मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेस देन और इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन बनाते हैं जरा इसका। तो मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल्स टू 5, गेटिंग इट। तो देखिए जैसे मान लो हमने ए और बी को अपन वैल्यूज देंगे, ए आर बी का मतलब क्या होगा, ए कोमा बी जो ऑर्डर्ड पेयर होगा वो आर में लाई करेगा, ठीक है। तो देखिए जैसे मान लो यहाँ पे ये ए और बी सेट ए के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अगर मैंने ए को वैल्यू 1 दिया, ए को वैल्यू क्या दिया हमने 1, तो ये कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर बी को वैल्यू देना स्टार्ट करेंगे अपन। अगर हमने ए को 1 दिया तो ये 1 माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। चलो बी को अगर 1 लेंगे तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, तो 0 तो 5 से छोटा है ना, ठीक है। तो बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है यहाँ पे, 1 पॉसिबल है, ठीक है, ओके। जब ए की वैल्यू 1 है तो बी की वैल्यू देखेंगे अपन, है ना। फिर बी की वैल्यू 2 पुट करते हैं यहाँ पे, तो 1 माइनस 4 कितना बनेगा, -3। तो मॉड ऑफ -3 कितना देगा, +3। तो +3 क्या होगा, 5 से छोटा होगा, तो इसका मतलब बी की वैल्यू 2 भी पॉसिबल है जब ए 1 है ना। चलिए फिर उसके बाद में बी की वैल्यू अपन लेते हैं 3, और एक यहाँ पे कितना था 1, तो 1 माइनस 9 हो जाएगा यहाँ पे। तो 1 माइनस 9 कितना होगा, -8। तो मॉड ऑफ -8 कितना देगा, +8। तो +8 क्या 5 से छोटा होता है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ पे b की वैल्यू 3 नहीं हो सकती। उसके बाद में चलिए अब यहाँ पे a की वैल्यू लेते हैं अपन 2, तो ये कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो जब a की, तो ये 4 माइनस बी स्क्वायर बनेगा मॉड्यूलस के अंदर। फिर b की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो देखिए 4 माइनस 1 3, तो सेटिस्फाई करेगा यहाँ पे, ठीक है। b की वैल्यू 1 सेटिस्फाई करेगी। फिर b की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 4 0, तो 0 मॉड ऑफ 0 देता है 0, ठीक है ना। मॉड्यूलस जैसे यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ मॉड्यूलस ऑफ 0 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 2 रखा तो b की वैल्यू 2 भी पॉसिबल है। अच्छा, इस केस में b की वैल्यू जरा 3 भी डाल के देखते हैं, तो 4 माइनस 9 हो जाएगा। 4 माइनस 9 कितना होगा, -5, कितना होगा, -5। जब मॉड्यूलस लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, +5। अब देखो यहाँ पे इक्वलिटी साइन है, तो 5 इक्वल्स टू 5 पॉसिबल है, तो इसका मतलब b की वैल्यू यहाँ पे 3 भी पॉसिबल है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद अपन क्या करते हैं, a की वैल्यू लेते हैं 3, ठीक है। a की वैल्यू 3 लेते हैं, तो बच्चों यहाँ पे कितना होगा 9,
ठीक है, तो यहाँ पे 9 होगा। फिर चलो b की वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो 9 - 1 8। तो क्या 8 5 से छोटा है क्या? नहीं। तो इसका मतलब b की वैल्यू 1 नहीं ले सकते अपन यहाँ पे जब a 3 है। ठीक है, फिर b की वैल्यू 2 लेते हैं, तो 9 - 4 5। ठीक है, 9 - 4 5 हो जाएगा ना। तो मॉड्यूलस के अंदर 5 आ रहा है, तो 5 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो प्लस जब पॉजिटिव क्वांटिटी होती है मॉड्यूलस के अंदर तो वो एज इट इज बाहर निकलती है। ठीक है, तो 5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अपन ये 3 है तो ये 2 ले सकते हैं। उसके बाद चलिए फिर यहाँ पे b की वैल्यू 3 पुट करते हैं, तो क्या होगा? 9 - 9 हो जाएगा 0, और 0 तो 5 से छोटा होता है ना, तो यहाँ पे b की वैल्यू 3 पॉसिबल है। ठीक है, तो इसका मतलब देखिएगा, तो देखिए ARB का मतलब क्या होता है भाई? A, B, ये होता है आपका A, B बिलोंग्स टू R। अगर A जुड़ रहा है B से R के थ्रू, तो उस केस में अपने को एक ऑर्डर पेयर मिलेगा A, B, जो कि R में लाई करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब R के यहाँ पे जो ऑर्डर पेयर्स आएंगे, R के ऑर्डर पेयर्स देखिए 1 1 1 2 1 1 1 2। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे आइए 2 1 2 2 2 3 2 1 2 2 2 3, ये पॉसिबल है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है? 3 2 3 3। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा 3 2 3 3, ये हमारा रिलेशन आर हो गया। ठीक है, आर के पास जितने भी आर में जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स हैं वो अपने को मिल गए। चलिए अब देखो आगे क्या कह रहे हैं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन, अच्छा यहाँ पे आर है तो हम जरा आर इनवर्स भी निकाल देते हैं। आर इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे? जो ऑर्डर पेयर्स हैं उनके कंपोनेंट्स को क्या करेंगे? इंटरचेंज कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए ये तो 1 1 ही रहेगा, ये 2 1, ये 1 2, ये 1 2, और ये 2 2 ही रहेगा ये तो। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 3 2, और ये 2 3, और ये 3 3। ठीक है, हमने आर इनवर्स भी फाइंड कर लिया यहाँ पे। आप देख रहे हैं कि आर और आर इनवर्स के जो ऑर्डर पेयर्स बिल्कुल सेम आ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आर पहला ऑप्शन ए चेक करते हैं, 1 1 2 2 3 3, 1 1 2 2 3 3 है ना। फिर उसके बाद 1 2 2 1 1 2 2 1, फिर क्या 2 3 3 2 2 3 3 2। इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया। अब इसके बाद में बी ऑप्शन में आइएगा, तो ऑप्शन बी क्या कह रहा है? आर इक्वस टू आर इनवर्स, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सी में देखिए हमारा ये ऑप्शन करेक्ट है, ये करेक्ट है। हमें बताना है फॉल्स। फॉल्स कौन सा है? करेक्ट नहीं बताना है, फॉल्स बताना है। ठीक है, कि उनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। अगर हम यहाँ पे बात करें डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर क्या होगा? सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर्स। ठीक है ना, तो यहाँ पे सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट्स, तो 1 1 2 2 3 3, तो ये हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, और हमें यहाँ पे क्या दे रखा है? डोमेन में सिर्फ 2 ही एलिमेंट दे रखे हैं 1 2, इसका मतलब ये फॉल्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये फॉल्स हो गया, सो दिस वन इज। अब यहाँ पे जब हम टिक करेंगे तो सी ऑप्शन पर टिक करेंगे। दूसरी बात साथ ही साथ हम बात कर लेते हैं रेंज ऑफ आर। आर की रेंज क्या होगी? सेट ऑफ ऑल सेकंड कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, तो सेकंड कंपोनेंट्स में देखिए क्या क्या आ रहा है? 1 2 1 2 3, मतलब वही एलिमेंट्स आ रहे हैं आपके पास 1 2 3। ठीक है, इसका मतलब रेंज क्या होगी रिलेशन आर की? 1 2 3, और यहाँ पे क्या दे रखी है? 5। ठीक है, तो यहाँ पे ये इनकरेक्ट, और तो यहाँ पे इसको स्टार मार्क कर लेंगे बच्चे इसको, और यहाँ पे लिखेंगे MTOC। MTOC मतलब मोर देन 1 करेक्ट। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, तो यहाँ पे सी और डी दोनों ही फॉल्स हैं आपके। ठीक है, चलिए अब देखिए इसके बाद अपन इस क्वेश्चन पे जरा गौर फरमा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ए। ठीक है, सेट ए पे डिफाइंड है बाई आर इक्वस टू एक्स कोमा, आर के पास ऑर्डर पेयर है एक्स कोमा वाई, और इनमें एक्स और वाई में आपस में क्या रिलेशन है? मॉड्यूलस ऑफ, मतलब मॉड ऑफ
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 16, ओके, एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू सेट ए। सही बात है, जो रिलेशन आर है हमारा वो सेट ए से ए में डिफाइंड है, ठीक है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं सिंपली रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ए इज गिवन बाई। अब बताना है अपने को इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो देख लेते हैं जरा। तो देखिए यहाँ पे पहले तो सेट ए के पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, क्लियर। फिर उसके बाद ये रिलेशन लिखेंगे बच्चे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 16, ठीक है, बात समझ में आई। अब देखिएगा, अब यहाँ पर हम एक्स और वाई की जो वैल्यूज़ लेंगे वो कौन से कहाँ से लेंगे, सेट ए से। तो देखिए दिस इज एक्स, दिस इज वाई। चलिए मैं यहाँ पे एक्स को जैसे मैंने 1 ले लिया, अब वाई की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो वाई की वैल्यू 1 पॉसिबल है, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, 16 से छोटा है ना, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1। तो वाई एक्स की एक वैल्यू 1 के लिए वाई की वैल्यू 1 पॉसिबल हो गई। फिर 2 पुट करते हैं तो 1 माइनस 4 कितना होगा -3, लेकिन उस पर क्या लगा हुआ है मॉड्यूलस, तो मॉड्यूलस को क्या कर देगा +3, तो जो +3 होगा वो 16 से छोटा है, ठीक है, तो इसका मतलब y की वैल्यू 2 भी पॉसिबल है यहाँ पे, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज y की वैल्यू 3 लेते हैं, तो 1 माइनस 9 -8, लेकिन मॉड्यूलस लगा हुआ है उस पर, तो क्या कर देगा उसको वो +8, तो +8 16 से छोटा है ना, ठीक है, इसका मतलब y की वैल्यू 3 भी पॉसिबल है यहाँ पे, ओके। x की एक वैल्यू के लिए y की ये वैल्यू कन्फर्म हो चुकी है। उसके बाद में यहाँ पे चलिए 4 लेते हैं, तो 1 माइनस 4 स्क्वायर 1 माइनस 16, तो कितना हो जाएगा -15, मॉड्यूलस लगा हुआ है -15 पे, तो क्या मिलेगा हमें +15, तो +15 तो 16 से छोटा है ना, इसका मतलब y की वैल्यू यहाँ पे 4 भी पॉसिबल है, ओके। तो अगर हम 5 डालें तो 1 माइनस 25, तो -24, और जब मॉड्यूलस लेंगे मॉड्यूलस क्या कर देगा उसको +24, और जो +24 है वो 16 से बड़ा है, इसका मतलब y की वैल्यू यहाँ पे 5 नहीं हो सकती फॉर x इक्वल्स टू 1, ओके। हियर फॉर x इक्वल्स टू 1 y कैन नॉट बी इक्वल्स टू 5। नाउ द नेक्स्ट, चलिए x की वैल्यू 2 लेते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4, ठीक है ना। चलिए 4 पे तो y की वैल्यू क्या पॉसिबल है 1 पॉसिबल है ना, 4 माइनस 1 3, ठीक है, और y की वैल्यू 2 भी पॉसिबल है, 4 माइनस 4 0, फिर यहाँ पे y की वैल्यू 3 भी पॉसिबल है, 4 माइनस 9 -5, लेकिन मॉड्यूलस लगा हुआ है तो वो +5 हो जाएगा, और +5 16 से छोटा है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम 4 लें तो यहाँ पे 4 और -16 तो कितना हो जाएगा -12, तो -12 का जब हम मॉड्यूलस लेंगे तो क्या हो जाएगा +12, और +12 क्या है 16 से छोटा है ना, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे फॉर x इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू 4 इज पॉसिबल, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज फॉर x इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू 5 चेक करते हैं, तो 4 माइनस 25 तो कितना बचेगा -21, तो -21 का आप मॉड्यूलस ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा +21, ठीक है, तो +21 16 से छोटा है क्या, नहीं, इसका मतलब क्या हुआ फॉर x इक्वल्स टू 2 y कैन नॉट बी इक्वल्स टू 5, गेटिंग इट। चलिए अब हम नेक्स्ट वैल्यू अज्यूम करेंगे 3, x वैल्यू 3 लेते हैं, तो बच्चों यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 माइनस वाई स्क्वायर, 9 माइनस वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 9 माइनस 1 8 क्या है 16 से छोटा है ना, चलिए सॉरी, तो यहाँ पे ये 1 पॉसिबल है। फिर उसके बाद में 9 माइनस वाई की वैल्यू 2 यूज़ करेंगे, तो 9 माइनस 4 कितना होगा 5, ठीक है, पॉजिटिव नंबर है 5 तो, और मॉड ऑफ 5 क्या होगा +5, ठीक है, एज इट इज़ बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे आपका 5 छोटा है, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 भी पॉसिबल है ये वैल्यू। नेक्स्ट 3 तो वैसे ही पॉसिबल है, 9 माइनस 9 क्या हो जाएगा 0, तो ये भी पॉसिबल है यहाँ पे 3, ठीक है। चलिए 9 माइनस 4 लेते हैं इसकी वैल्यू, 9 माइनस 16, तो 9 माइनस 16 इज -7, मॉड्यूलस उसको क्या कर देगा +7 जो कि इससे छोटा है, ठीक है, तो ये वैल्यू पॉसिबल है यहाँ पे। फिर उसके बाद में 5 चेक करते हैं, तो 9 माइनस 25 तो -16, ठीक है, और मॉड्यूलस लेंगे तो +16, तो यहाँ पे इक्वलिटी साइन लगा हुआ है ना, ठीक है, तो इसका मतलब वो भी वैल्यू यहाँ पे एक्सेप्टेबल है, क्लियर। नाउ द नेक्स्ट इज 4,
4 जब हम लेंगे इसकी वैल्यू तो 4 पे कितना हो जाएगा 16, तो y की वैल्यू 1 भी पॉसिबल है, 2 भी, 3, 4 और 5 भी पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 ये पॉसिबल है। फिर उसके बाद में अगर हम यहाँ पे 5 लेंगे, जब x 5 होगा तो ये 25 हो जाएगा। तो y की वैल्यू अगर हम 1 यूज़ करते हैं तो 25 माइनस 1 इज़ व्हाट 24, तो 24 इज़ नॉट लेस देन 16। ओके, एंड अगर हम ये 2 यूज़ करते हैं तो 25 माइनस 4 इज़ 21, तो तब भी हम इसको 21 इज़ नॉट लेस देन 16। ओके, एंड द नेक्स्ट इज इफ y इक्वल्स टू 3, ठीक है, देन 25 माइनस 9 इज़ व्हाट 16। ठीक है, तो 16 यहाँ पे 16 आ रहा है तो यहाँ पर इक्वलिटी साइन लगा हुआ है, तो ये वैल्यू पॉसिबल है। इसका मतलब आगे वैल्यू 3, 4, 5 ये तीनों वैल्यूज़ पॉसिबल होंगी यहाँ पे y की। चलिए अब हम क्या करेंगे, नाउ वी विल राइट r एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। ओके, तो देखिए यहाँ पे r को अपन एज ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स लिखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4। ओके, फिर उसके बाद में 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4 ये आ जाएगा। फिर उसके बाद में 3, 1, 3, 2 इसमें सारे ऑर्डर पेयर्स आएंगे, तो देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5 इसमें सब आ रहे हैं। फिर 4, 1, 4 में भी सब आएंगे, 4, 1, 4, 2 देखिए। फिर उसके बाद में 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5 ठीक है। फिर उसके बाद में 5, 3, 5, 4, 5, 5 ओके। तो दिस इज नेक्स्ट 3 ऑर्डर पेयर्स क्या होंगे इसके 5, 3, 5, 4, 5, 5 ठीक है। ये हमारा R हो गया एज ए सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स। अब बताना है कि रिलेशन R इज गिवन बाई, नहीं ये भी गलत हो गया, ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स है ठीक है। इज गिवन बाई ये भी पॉसिबल नहीं है ठीक है। इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे डी। तो यहाँ पे देखिएगा हियर ऑप्शन डी इज करेक्ट, गेटिंग इट ठीक है। अब आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, लेट आर बी रिलेशन डिफाइंड ऑन एन। एन का मतलब यहाँ पे क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ओके। जो टर्मिनोलॉजी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना यहाँ पे, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं इन सब के बारे में। बाई आर इक्वल्स टू, यहाँ पे आर की डेफिनेशन क्या है, एक्स कॉमा वाई ये ऑर्डर पेयर है आर का, एक्स वाई दोनों सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होंगे यहाँ पे ठीक है, क्योंकि एन पे डिफाइंड है रिलेशन, एन से एन में ठीक है। और x प्लस 2y इक्वल्स टू 8, एक x और y में कंडीशन दे रखी है कि x प्लस 2y इक्वल्स टू क्या होना चाहिए 8 होना चाहिए ठीक है। देन रेंज ऑफ r इज, तो सबसे पहला काम क्या होगा हमारा यहाँ पे रिलेशन फाइंड किया जाए, मतलब r एज ए ऑर्डर पेयर्स फाइंड किया जाए ठीक है। तो चलो देखते हैं जरा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अपन ये रिलेशन लिखेंगे x प्लस 2y इक्वल्स टू 8 क्लियर। अब देखो x और ये y, अब x और y की वैल्यू हम असाइन करेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से। अगर यहाँ पे x 1 हुआ तो यहाँ पे तो 2y इक्वल्स टू 7, y इक्वल्स टू 7/2 और y क्या है यहाँ पे नेचुरल नंबर, मतलब x यहाँ पे 1 नहीं हो सकता। और दूसरी बात यह है कि x यहाँ पे ऑड मतलब इवन नहीं हो सकता, सॉरी ऑड नहीं हो सकता, 1 भी नहीं हो सकता, 3 भी नहीं हो सकता, 5, 7 इस तरीके से नहीं हो सकता ठीक है। तो x पे क्या पॉसिबिलिटी है इवन, तो इवन में कहाँ से स्टार्ट होगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में, तो पहली वैल्यू क्या होगी इसकी 2 ठीक है। जब ये 2 होगा तो 2y इक्वल्स टू 6, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 3 क्लियर। फिर यहाँ पे जब ये 4 होगा तो 2y इक्वल्स टू 4 बचेगा इधर, तो y इक्वल्स टू कितना बचेगा 2 ठीक है। जब ये 6 होगा, x जब 6 होगा तो 2y इक्वल्स टू 2, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों 1।
अगर x 8 हुआ तो 2y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0, जबकि y क्या है यहाँ पे नेचुरल नंबर, ठीक है। इसका मतलब x की वैल्यू हम इससे आगे नहीं जा सकते। x की वैल्यूज़ में अब हम 2, 4, 6 के अलावा जैसे 8, 10 इस तरीके से अब नहीं ले सकते। तो x की यहाँ पे सिर्फ 3 वैल्यूज़ पॉसिबल हैं। वो कौन कौन सी हैं? 2, 4, 6। और जो करस्पॉन्डिंग y वैल्यूज होंगी, जो y की वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी? 3, 2, 1, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे r एज ए सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स, r क्या है यहाँ पे? एज ऑर्डर पेयर ऑफ x, y ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2, 3 और उसके बाद 4, 2, फिर उसके बाद 6, 1, यही पॉसिबिलिटी है ना एज ए सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ बात कर रहा है रेंज ऑफ आर की रेंज की बात कर रहा है। तो यहाँ पे रेंज क्या होगी आर की? तो यहाँ पे देखिएगा रेंज ऑफ आर इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल सेकेंड कॉम्पोनेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ आर। तो सेकेंड कॉम्पोनेंट्स क्या है यहाँ पे? 1, 2, 3। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, 2, 3, ठीक है। अब देख लेते हैं इसमें से ये कौन से ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है। ए के साथ मैच कर रहा है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर 0, 1, 2 हमारा 1, 2, 3 है। इसके साथ भी नहीं, इसके साथ भी नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा हमारा? डी। तो हियर ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर? तो यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट होगा आपका, ठीक है। अब आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कंपोजिशन ऑफ रिलेशंस, ठीक है। तो ये होता क्या है कंपोजिशन ऑफ रिलेशंस? बेसिकली देखिए ये यहाँ पे जो मैपिंग डायग्राम है ये आपका, इसके थ्रू समझाता हूँ। जैसे सेट ए बी सी, कोई रिलेशन आर है जो सेट ए से बी में डिफाइंड है, ठीक है। फिर उसके बाद कोई रिलेशन एस है जो बी से सी में डिफाइंड है, ठीक है। अब जैसे आर डिफाइंड है ना ए से बी में, और एस डिफाइंड है बी से सी में, फिर कोई ऐसा भी तो रिलेशन होना चाहिए ना जो ए से सी में डायरेक्टली डिफाइंड हो। जैसे ये डिफाइंड है ना ए से बी, बी से सी, तो एक नया रिलेशन होगा जो डायरेक्ट ए से सी में डिफाइंड होगा, दैट इज कॉल्ड एस ऑफ आर। ये होगा आपका एस ओ आर। जैसे अपन एस ओ आर पढ़ेंगे, लेकिन इसको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होगा इसको रीड करने का? एस ऑफ आर, ठीक है। क्या होगा ये? एस ऑफ आर, ठीक है। तो ये रिलेशन है जो डायरेक्टली ए से सी में डिफाइंड होगा। तो दिस इज कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ आर एंड एस। व्हाट इज दिस? दिस इज द कंपोजिशन ऑफ आर एंड एस। सेम चीज आगे चल के अपन फंक्शंस चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, ठीक है। कंपोजिट फंक्शन होता है वहाँ पे, क्या होता है? कंपोजिट फंक्शन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है और जेई एडवांस्ड उसमें काफ़ी पूछता भी है, ठीक है। तो चलिए अभी तो हम सिर्फ यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ रिलेशंस आर एंड एस, ठीक है। तो जब एस ऑफ आर की बात होगी तो ध्यान रखेंगे एस राइट में आएगा, आर लेफ्ट में आएगा। अगर आर ऑफ एस की बात होगी, आर ऑफ एस, तो आर राइट में, एस लेफ्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप लोग। अब देखिए, अब चूंकि यहाँ पे आर एक रिलेशन है जो सेट ए से बी में डिफाइंड है, तो यहाँ पे आर क्या होगा? ए क्रॉस बी का सबसेट होगा कि नहीं होगा? हियर आर इज अ रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, सो आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आर क्या कर रहा है? ए को जोड़ रहा है बी से, तो यहाँ पे ए जोड़ रहा है बी से, तो यहाँ पे क्या होगा? ए कोमा बी टाइप का जो ऑर्डर पेयर होगा वो आर में लाई करेगा, आर का एलिमेंट हो जाएगा। ऐसे ही एस कोई रिलेशन है जो बी से सी में डिफाइंड है, ठीक है। तो एस क्या कर रहा है? बी को, एलिमेंट बी को एसोसिएट कर रहा है एलिमेंट सी से, ठीक है। तो बी एस सी, जैसे ए आर बी होता है ना, बी जुड़ रहा है किससे? सी से, किसके थ्रू? एस के थ्रू। तो एक जो ऑर्डर पेयर बनेगा ना बी कॉमा सी, वो एस का एलिमेंट होगा, ठीक है। उसके बाद नाउ वी विल डिफाइन अ रिलेशन। तो एक रिलेशन है ए से बी में और एक जो आर है, और एक रिलेशन डिफाइंड है बी से सी में, वो क्या है? रिलेशन एस। तो एक नया रिलेशन होगा जो डायरेक्टली ए से सी में डिफाइंड होगा। कहाँ से कहाँ डिफाइंड होगा? ए टू सी, ठीक है ना। तो उसको अपन बोलेंगे कंपोजिशन ऑफ रिलेशन। क्या बोलेंगे उसको? कंपोजिशन ऑफ रिलेशन। तो यहाँ पे एस ऑफ आर होगा जो ए से सी में डिफाइंड होगा, ठीक है। अगर आर ऑफ एस होगा तो उस केस में आर इधर होगा, एस उधर होगा, ठीक है। फिर वहाँ पे सेट भी चेंज हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब कि यहाँ पे सीधे इनको इंटरचेंज कर दें, ऐसा नहीं होता है।
वो क्लियरली मेंशन करेगा कि कोई रिलेशन ये जो है आपका यहाँ से यहाँ डिफाइंड है, दूसरा रिलेशन यहाँ से यहाँ डिफाइंड है, तो वो रिलेशन बताओ जो यहाँ से यहाँ तक डायरेक्टली डिफाइंड हो, ठीक है ना, मतलब ए से सी में। तो यहाँ पे जो रिलेशन होगा ए से सी में वो क्या होगा, एस ऑफ आर, एस ओ आर, ठीक है ना, मतलब कैसे रीड करेंगे इसको, एस ऑफ आर, ठीक है। तो नाउ वी विल डिफाइन अ रिलेशन एस ऑफ आर फ्रॉम सेट ए टू सेट सी। सो एस ऑफ आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस सी होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे एस ऑफ आर एक रिलेशन है जो सेट ए से सेट सी में डायरेक्टली डिफाइंड है, तो ये किसका सबसेट होगा, ए क्रॉस सी का सबसेट होगा, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे एस ऑफ आर क्या करेगा, एलिमेंट ए को एलिमेंट सी से एसोसिएट करेगा डायरेक्टली, ठीक है। तो यहाँ पे एलिमेंट ए जुड़ रहा है किससे, सी से, किसके थ्रू, एस ऑफ आर के थ्रू, ठीक है, दिस कंपोजिशन रिलेशन के थ्रू। तो यहाँ पे ए कॉमा सी टाइप का जो ऑर्डर पेयर होगा वो इस कंपोजिशन ऑफ रिलेशन में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, एस ऑफ आर में, मतलब ये एस ऑफ आर का एलिमेंट हो जाएगा। दूसरी बात ये है, जनरली एस ऑफ आर इज नॉट इक्वल टू आर ऑफ एस, ठीक है, ये कोई वो नहीं है, कोई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है कि दिस इंटू दिस इक्वल टू दिस इंटू दिस, या ये सेट में होता है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है, ऐसा सच यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो ध्यान रखिएगा, जनरली नहीं होता है, ठीक है। अगर कोई पर्टिकुलर केस ले लिया जाए, कोई पर्टिकुलर केस ले लें और आर और एस को डिफाइन करें तो अपन ला सकते हैं एस ऑफ आर इक्वल टू आर ऑफ एस, लेकिन हर सेट के लिए वैलिड नहीं है, ठीक है, कि एस ऑफ आर इक्वल टू आर ऑफ एस हो जाए, ए बी सी कोई भी सेट हो और हम ये कहें कि ये इक्वल हो जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, कुछ पर्टिकुलर केस में आ सकता है, इसलिए मैंने जनरली वर्ड यूज़ किया है, जनरली एस ऑफ आर इज़ नॉट इक्वल टू आर ऑफ एस, ठीक है। फिर दूसरी बात, सेकंड पॉइंट है, जैसे एस ऑफ आर का इन्वर्स लेना है मुझे, इन्वर्स ऑफ एस ऑफ आर, ठीक है, तो इसका इन्वर्स क्या होगा, आर इन्वर्स ऑफ एस इन्वर्स, क्या होगा ये, आर इन्वर्स ऑफ एस इन्वर्स, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं रिवर्सल ऑफ इन्वर्स, क्या बोलते हैं इसको, रिवर्सल ऑफ इन्वर्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ आर है और यहाँ पे क्या हो गया, आर इन्वर्स ऑफ एस इन्वर्स, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड रिवर्सल ऑफ इन्वर्स। अब देखिए जो थ्योरी हमने पढ़ी है ना, इस थ्योरी पे बेस्ड भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। जैसे मैं 2 क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ इसी थ्योरी पार्ट पे बेस्ड। जैसे क्वेश्चन है हमारा, इफ आर इज अ रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी एंड एस इज अ रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम सेट बी टू सेट सी, ठीक है, देन एस ऑफ आर इज डिफाइंड फ्रॉम, अब देखिए आर ए से बी में डिफाइंड है, ठीक है, कोई रिलेशन आ रहा है ए से बी में, ए से बी में, और एस बी से सी में, तो एस ऑफ आर होगा ना वो जो ए से सी में डायरेक्टली डिफाइंड होगा। तो एस ऑफ आर इज डिफाइंड फ्रॉम व्हाट, ये ऑप्शन सही है क्या, नहीं, क्योंकि और ये नहीं, ये ए टू सी, ठीक है भाई, आर डिफाइंड है आपका ए से बी में और एस डिफाइंड है बी से सी में, तो एस ऑफ आर कहाँ से कहाँ डिफाइंड होगा, ए से सी में डिफाइंड होगा ना डायरेक्टली, ठीक है, तो ए टू सी ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखा आपने, तो जो भी हमने अभी पढ़ा है उस पर बेस्ड भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, तो ये आपको हर चीज़ का आइडिया होना चाहिए। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, इसका मतलब आर रिलेशन होगा यहाँ पे जो ए से बी में डिफाइंड होगा, एंड एस इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस सी, एस भी एक रिलेशन है जो कि बी से सी में डिफाइंड होगा। इफ आर एंड एस बी टू रिलेशंस, ठीक है, देन एस ऑफ आर इनवर्स इज इक्वल टू व्हाट, तो ये चीज़ हमने अभी आपको बताया था ना कि यहाँ पर रिवर्सल ऑफ इनवर्स क्या होता है, एस ऑफ आर का इनवर्स इक्वल्स टू आर इनवर्स ऑफ एस इनवर्स, तो ये वही चीज़ तो हो गई ना यहाँ पे, तो एस ऑफ आर इनवर्स इज इक्वल्स टू व्हाट, ठीक है, तो एस इनवर्स ऑफ आर इनवर्स नहीं, ये बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं, और ये आर इनवर्स ऑफ एस इनवर्स, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अभी तक देखिए हमने जो थ्योरी पार्ट पढ़ा कंपोजिशन ऑफ रिलेशंस, ठीक है, तो इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्टली जेई मेन में, जेई एडवांस नहीं पूछता है, सिर्फ जेई मेन पूछता है इसमें से, ठीक है। अब आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन लेते हैं अपन जो लास्ट में जो हमने कंपोजिशन ऑफ रिलेशंस पढ़ा है उस पर बेस्ड, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, लेट अ रिलेशन आर बी डिफाइंड बाई आर इक्वल टू दिस, हमें यहाँ पर रिलेशन आर ऑलरेडी डिफाइंड होके, ठीक है, डिफाइन करके दिया है उसने, देन रिलेशन आर इनवर्स ऑफ आर इज गिवन बाई, ठीक है, आर इनवर्स ऑफ आर, इस केस में क्या होगा, आर इनवर्स राइट में रहेगा
और जो तुम्हारा आर है वो लेफ्ट में रहेगा। ठीक है, तो ज़रा देखते हैं अब इनमें से आर इनवर्स ऑफ आर किसके इक्वल आता है। ठीक है, तो ज़रा आइडेंटिफाई करते हैं इस चीज़ को अपन। तो देखिए हमें यहाँ पे जो आर गिवन है वो कितना है, 4 5 1 4। ठीक है, नेक्स्ट इज 4,6 एंड 4 6 7 6 7 6 और क्या है 3 7। आर के पास ये ऑर्डर पेयर्स हैं। चलिए यहाँ से साथ ही साथ अपन आर इनवर्स भी फाइंड कर लेते हैं। अब आर इनवर्स के लिए क्या करेंगे, जो ऑर्डर पेयर्स हैं आर के उनके कंपोनेंट्स को क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 5,4, दिस इज 4,1, दिस इज 6,4, दिस इज 6,7 एंड दिस इज 7,3। क्लियर। चलिए अब देखो जो मैपिंग डायग्राम है जरा इसका बनाते हैं अपन। ये मान लो सेट ए है, ये सेट बी है। आर क्या कर रहे हैं यहाँ पे, रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम दिस टू दिस। ओके, तो यहाँ पे अब देखिए आर इनवर्स है, अगर आर ए से बी में जा रहा है तो आर इनवर्स क्या होगा, बी से ए में जाएगा। तो फाइनली फिर हम यहाँ पे सेट ए मेंशन कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए आर के जो फर्स्ट कंपोनेंट्स हैं वो क्या हैं, 1 4 3 7, 1 3 4 7, 1 3 4 7। ठीक है, इनके जो सेकंड कंपोनेंट्स हैं वो क्या है यहाँ पे 7 6 4 5। तो ये 4 5 6 7। ठीक है, अब चलिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब देखिए जरा इनको एसोसिएट करते हैं एलिमेंट्स को। आर क्या कर रहा है, 4 को 5 से एसोसिएट कर रहा है, 4 को 5 से। चलिए 4 जुड़ गया यहाँ पे 5 से, 1 4 से, 1 जुड़ रहा है यहाँ पे 4 से। ठीक है, आर के थ्रू। ओके, एंड देन 4 6 से, तो यहाँ पे 4 6 से भी जुड़ रहा है लाइक दिस। ठीक है, फिर उसके बाद 3 किससे जुड़ रहा है यहाँ पे, 3 7 से। तो यहाँ पे 3 को अपन 7 से जोड़ देते हैं लाइक दिस। ठीक है, फिर 7 किस जुड़ रहा है यहाँ पे, 6 से। 7 जुड़ रहा है अपना 6 से। ये तो आर इस तरीके से एलिमेंट्स को एसोसिएट कर रहा है यहाँ पे। चलिए फिर आर इनवर्स, तो जो फर्स्ट कंपोनेंट है तो यहाँ पे क्या होगा, 1 3 4 7, यहाँ पर लिखेंगे 1 3 4 7। ठीक है, तो चलो देखते हैं फिर यहाँ पे 5 4 से, 5 जुड़ रहा है यहाँ पे 4 से। ठीक है, दिस इज 4। चलिए 5 को अपन 4 से जोड़ देते हैं। फिर उसके बाद में 4 1 से, यहाँ पे 4 1 से जोड़ रहा है, और ये रिलेशन है आपका आर इनवर्स। ठीक है, दिस इज व्हाट, आर इनवर्स। अगर आर ए से बी में डिफाइंड होगा तो आर इनवर्स बी से ए में जाएगा ना, तो ये बी है, फिर से हमने यहाँ पे सेट ए लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, और फाइनली जो डायरेक्टिक रिलेशन जाएगा तो ये हो जाएगा आपका आर इनवर्स ऑफ आर, जो कि डायरेक्ट ए से ए में डिफाइंड होगा। ठीक है, चलो 4 5 4 1 से, 6 4 से, 6 को ज़रा 4 से एसोसिएट करते हैं यहाँ पे। तो 6 को यहाँ पे 4 से जोड़ दीजिएगा। 6 7 से भी जोड़ रहा है, ये वाला 6 जो है आपका 7 से जुड़ रहा है। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, 7 3 से जुड़ रहा है आपका। चलिए 7 को अपन 3 से जोड़ देते हैं, यहाँ पे 7 3 से जुड़ गया अपना। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, आर इनवर्स ऑफ आर। तो आर इनवर्स ऑफ आर के जो ऑर्डर पेयर्स होंगे वो क्या होंगे, ज़रा उसके बारे में बात करते हैं अपन। तो देखिए आर इनवर्स ऑफ आर इक्वल्स टू, तो आर इनवर्स ऑफ आर डायरेक्ट ए से ए में डिफाइंड है ना। तो अब देखो यहाँ पे ध्यान देना अपने को।
चलो ये एलिमेंट उठाएंगे यहाँ पे। अब ये क्या करेगा, सेट ए के एलिमेंट्स को सेट ए के एलिमेंट से एसोसिएट करेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये मीडिएटर का काम करेगा, सेट बी किसका काम करेगा, मीडिएटर का, ठीक है। तो इसके थ्रू जोड़ेंगे सब यहाँ पे जाके। तो 1 यहाँ से 1 उठाइएगा। अब यहाँ का 1 उस सेट में कहाँ किस किस से जुड़ रहा है, तो देखिए 1 यहाँ पे 4 के थ्रू किस से जुड़ रहा है, 1 से। तो यहाँ पे 1 1 एक ऑर्डर पेयर मिल जाएगा अपने आप को। ओके, फिर यहाँ पे आइए 3 को उठाइए। 3 यहाँ पे देखिए 7 और 7 जुड़ रहा है 3 से, तो मतलब 3 7 के थ्रू किससे जुड़ जाएगा, 3 से, ठीक है, ये ऐसे जुड़ जाएगा। फिर उसके बाद आइएगा 4 देखो 4 से 2 यहाँ पे 4 से 2 एरो निकलते हैं। एक एरो तो 5 पे जाके हिट करता है, एक एरो 6 पे जाके हिट करता है। तो चलिए पहले इस एरो के थ्रू निकलते हैं अपन, या फिर 2 वेज बोल सकते हैं, 2 रास्ते बोल सकते हैं, यहाँ से 2 रास्ते निकलते हैं। तो पहले इस रास्ते के थ्रू गए तो 5, और 5 ने इस 4 को किससे कनेक्ट कर दिया, 4 से। तो यहाँ पे देखिएगा अपने पास एक ऑर्डर पेयर आ जाएगा 4 4। जब मैंने ये वाला एरो फॉलो किया तो 5 मिला, और 5 ने इस 4 को 4 से एसोसिएट कर दिया, ठीक है। फिर चलिए इस वाले एरो पे आइएगा। अब यहाँ पे अपन 6 पे पहुँच गए। अब 6 से अपन के पास 2 एरो हैं, एक तो 4 पे जाके हिट कर रहा है और एक 7 पे जाके हिट कर रहा है। तो अगर हम यहाँ से 4 6 के थ्रू 4 से जुड़ेगा तो वो तो ऑलरेडी आ चुका है 4,4 ऑर्डर पेयर, ठीक है ना। 4 4 से जुड़ रहा है, 6 के थ्रू भी जुड़ रहा है, और 6 के थ्रू किससे जुड़ रहा है, 7 से। तो देखो एक ऑर्डर पेयर आ जाएगा अपने पास 4 7, ठीक है। तो यहाँ पे 4 का काम हो गया। चलिए अब 7 पे आइएगा। तो 7 से यहाँ पे पहुँचेंगे 6 पे। अब देखो 7 को जो है 6, अब 6 से कितने एरो निकलते हैं, 2, ठीक है। तो 6 जो है 7 को 4 से भी जोड़ेगा एंड 7 से भी जोड़ेगा। तो ये हो जाएगा 7 4 7 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 4 7 7। तो अपने पास आर इनवर्स ऑफ आर के पास ये ऑर्डर पेयर्स आ गए। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। देखिए इसमें एक करेक्शन है, इसको जो है आप थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे, ये 7 7 आएगा यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन बी को आप थोड़ा करेक्ट करेंगे। तो अब देखिएगा जरा, जो ऑप्शन ये जो हमारा आंसर निकल के आया वो किसके साथ मैच कर रहा है, ऑप्शन बी के साथ। देखिए ना 1 1 4 4 1 1 4 4 है, और उसके बाद 3 3 है, 4 7 7 4 है, 7 7, ठीक है। तो ये जो मैच करेगा तो ये ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। तो आप इसमें थोड़ा करेक्शन करेंगे, 7 7 करेंगे उसको इस वाले ऑर्डर पेयर में, ठीक है। वो मिस्टेक बाई मिस्टेक वहाँ पर लग गया था गलती से। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद अपन सिमिलर प्रॉब्लम एक और लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेट ए ये है, सेट बी वो है, 1 2 3 4, बी में 3 5 7 और सी में 5 8 9 ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है। 5 8 9, गेटिंग इट, ये आपका 8 है। एंड लेट R1 इज अ रिलेशन दिस, जो ए से बी में डिफाइंड है, और R2 जो रिलेशन है, R2 के पास ये ऑर्डर पेयर्स हैं 3 5 3 8 7 9 5 9, जो कि सबसेट ऑफ बी क्रॉस सी, बी से सी में डिफाइंड है, ठीक है। तो फाइंड R2 ऑफ R1, ठीक है। तो देखिए बहुत आसान है, बिल्कुल सिमिलर प्रॉब्लम है इसके जैसा। तो देखिए दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी, और दिस इज सेट सी। ये मैपिंग डायग्राम बोलते हैं अपन इसको, ठीक है। तो यहाँ पे सेट ए, सेट बी, सेट सी, ए के पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, ठीक है। और बी के पास एलिमेंट्स क्या हैं, 3 3 5 7, ओके। और सी के पास एलिमेंट्स क्या हैं आपके, 5 8 9, 5 8 9। तो देखिए R1 जो डिफाइंड है अपना ए से बी में डिफाइंड है, तो वो कैसे एलिमेंट्स को किस तरीके से एसोसिएट कर रहा है, यहाँ पे 1 को 3 से, 1 को 3 से, 2 को 7 से, और उसके बाद 1 को 5 से, 1 को 5 से, इस तरीके से एसोसिएट कर रहा है।
चलिए R2 क्या कर रहा है, 3 को 5 से, ये आपका रिलेशन, ये रिलेशन हो गया आपका R1। दिस इज द रिलेशन R1 डिफाइंड फ्रॉम सेट A टू सेट B, ठीक है ना। R1 इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। ओके, R2 सबसेट ऑफ B क्रॉस C, तो R2 आपका B से C में डिफाइंड होगा, ये हमारा रिलेशन R2। 3 को एसोसिएट कर रहा है 5 से, ये लीजिएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। और 3 को 8 से, चलिए 3 को 8 से भी एसोसिएट कर रहा है ये। फिर उसके बाद में 7 9 से, 7 9 से जुड़ रहा है, और 5 किस जुड़ रहा है, 9 से, 5 9 से, ठीक है। तो आपका जो R2 ऑफ R इनवर्स रिलेशन होगा वो ये हो जाएगा, ये R2 है, ये R1 है, तो ये जो रिलेशन होगा R2 ऑफ R1। क्लियर। अब चलिए R2 ऑफ R1 जो रिलेशन है, ज़रा उसके ऑर्डर्ड पेयर्स क्या आएंगे उन पे ज़रा गौर फरमाए। तो देखिए यहाँ से 1 से 2 एरो निकलते हैं, तो पहले इस एरो को अपन फॉलो करेंगे। 1 से जाइए 3 पे, अब 3 से 2 एरो निकलते हैं, तो 3 क्या करेगा, 1 को 5 से भी जोड़ेगा और 8 से भी जोड़ेगा, ठीक है। तो अपने पास ऑर्डर आ जाएंगे बच्चों 1 5 1 8, ये ऑर्डर पेयर्स आ जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में आइएगा, फिर यहाँ पे एलिमेंट 2 की बात कर लेते हैं अपन। अच्छा, दूसरी बात, अभी एक एरो ये बाकी है, तो 1 से इस एरो पे, इस एरो के थ्रू जाइए 5 पे पहुँचते हैं। अब 5 से एरो किधर जा रहा है, 9 पे, तो 5 क्या करेगा, 1 को 9 से एसोसिएट करेगा, तो देखिए 1 9, तो बेसिकली 1 यहाँ पे अगर इस सेट से C में डायरेक्टली बात करें तो किस किस जुड़ रहा है, 5 से, 8 से एंड 9 से, ठीक है। उसके बाद में एलिमेंट 2 पे आइएगा ज़रा, तो ये हो जाएगा, तो 2 से तो सिर्फ एक ही एरो निकलता है, 2 से पहले 7 पे जाएंगे, और 7 किससे जुड़ रहा है, 9 से, तो 7 2 को 9 से एसोसिएट करेगा, तो ये हो जाएगा 2 9, ठीक है। तो ये आपका R2 ऑफ R1 होगा, ठीक है। अब आप इसको, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया। अब आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस अपने को फाइंड करने हैं। तो देखिए इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो कैसे बनेगा, लेट A एंड B बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। हमारे पास पहली बात तो ये है, सेट्स दोनों कैसे होने चाहिए, नॉन एम्प्टी, ओके। तो 2 सेट है हमारे पास A एंड B, नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B क्रॉस A इक्वल्स टू NA इंटू NB। ये तो मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। जो नंबर ऑफ जो है अपने एलिमेंट्स निकालते हैं अपन A क्रॉस B या B क्रॉस A में, वो किसके इक्वल आता है, NA इंटू NB, ओके। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, ये भी हम आपको लास्ट लेक्चर में बता चुके हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B और B क्रॉस A इक्वल्स टू क्या होता है, 2 raised to the power नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट B, ओके। जैसे सबसेट का फॉर्मूला होता है ना, मान लो किसी सेट A में n एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो उसके टोटल कितने सबसेट्स बनते हैं, 2 raised to the power n, ओके। ऐसे ही A क्रॉस B या B क्रॉस A, ये भी अपने आप में एक सेट है, ठीक है। इनके पास जो एलिमेंट्स होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, ऑर्डर पेयर फॉर्म में। तो जो भी है, तो इनके पास जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B और B क्रॉस A इक्वल्स टू कितने एलिमेंट्स होंगे इसमें, NA इंटू NB। तो कितने सबसेट बनेंगे इसके, 2 raised to the power नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस और दिस, ओके। दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेंगे यहाँ पे। चलिए फिर उसके बाद देखिएगा, हियर ईच सबसेट, जहाँ पे जितने भी सबसेट बनेंगे ना आपके ऑर्डर्ड पेयर्स के, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस B, और जैसे A क्रॉस B या B क्रॉस A के, A क्रॉस B करो या B क्रॉस A के करो, तो जितने भी सबसेट बनेंगे, हर सबसेट अपने आप में एक रिलेशन को डिफाइन करेगा। क्या करेगा, क्योंकि जितने भी सबसेट्स आएंगे उनमें ऑर्डर पेयर्स आएंगे, ठीक है। क्या आएंगे, जैसे वहाँ पे एक चीज़ और है, जैसे सेट थ्योरी में क्या होता है, सबसेट्स बनाते हैं, तो 5 भी तो एक सबसेट होता है ना, तो वो चीज़ यहाँ पर भी होगी। तो जितने सबसेट्स बनेंगे तो हर सबसेट अपने आप में क्या करेगा, एक रिलेशन को डिफाइन करेगा। ईच सबसेट विल डिफाइन अ रिलेशन, ठीक है ना। हियर ईच सबसेट ऑफ A क्रॉस B और B क्रॉस A विल डिफाइन अ रिलेशन, एक रिलेशन को डिफाइन करेगा फ्रॉम सेट A टू सेट B। अगर A क्रॉस B है, ठीक है, तो
सेट ए टू सेट बी डिफाइन होगा रिलेशन, अगर बी क्रॉस ए है तो फ्रॉम सेट बी टू सेट ए, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। सो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, तो जितने सबसेट हैं और हर सबसेट, तो जितने सबसेट होंगे उतने ही टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस हो जाएंगे ना, क्योंकि हर सबसेट क्या करता है, एक रिलेशन को डिफाइन करता है यहाँ पे, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे, ए टू बी या बी टू ए, 2⁻n a इंटू एन बी। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, वैसे कोई याद करने वाली कोई ऐसी कुछ खास चीज़ नहीं है ये, बट आप इसको याद कर लीजिएगा। चलिए फिर उसके बाद में एक क्वेश्चन ले लेते हैं छोटा सा, इसी कॉन्सेप्ट बेस पे, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम में पूछ लेता है। मान लो कोई सेट ए है, इसके पास ए बी सी डी ई ये एलिमेंट्स हैं, और बी के पास 1 2 एलिमेंट्स हैं इसके पास। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। क्लियर। तो ये अपना जो अभी हमने फॉर्मूला फाइंड किया है ना टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस के लिए, इसको अपन अप्लाई करेंगे। तो देखिए, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इज व्हाट 5, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितने हैं यहाँ पे 2, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो देखिए, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस डिफाइंड फ्रॉम सेट ए, ठीक है, डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होता है, 2⁻n a इंटू एन बी, ये फॉर्मूला होता है, अभी हमने लिखा था यहाँ पे। तो 2⁻n a इंटू एन बी मतलब कितना हो जाएगा 2⁻10, और 2⁻10 होता है 1024, ठीक है। तो यहाँ पे सेट ए से सेट बी में टोटल हम कितने रिलेशंस डिफाइन कर सकते हैं 1024, ठीक है, 1024 रिलेशंस हम जो है डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। आज के लेक्चर की कहानी हम यहीं फिनिश करते हैं, अब आप इसको जो है नोट कर लीजिएगा।